नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी का कोई भी दिग्गज नेता ऐसा बाकी नहीं बचा जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैली न की हो, दौरा न किया हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब जेपी नड्डा तक तमाम बड़े नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अब खबर यह है कि ईद गुजर जाने के बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से भी कुछ साझा रैलियां वहां पर हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ है, तो ये मान के चल रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां से पहला चरण शुरू हो रहा है, वहां पर प्रचार के मामले में इंडिया गठबंधन की तरफ से उस तरीके के प्रयास नहीं हो सके जिस तरीके की अपेक्षा की जा रही थी। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर बीते 2 लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन करती आई है, वहां पर एक बार फिर उसने बगैर देर किए या यूं कह समय से पहले ही तैयारी शुरू की थी। और नतीजा ये है कि वहां पर लगातार बीजेपी के दिग्गज प्रचार कर रहे हैं। आज बीजेपी नड्डा रामपुर और गाजियाबाद में मौजूद है। रामपुर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उपचुनाव में ये सीट भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन ने जीती थी, और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करेगी कि रामपुर की सीट पर वो काबिज हो सके, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जितवा सके। तो जिस तरीके की तस्वीर अभी तक देखने को मिल रही है प्रचार के मामले में, उसमें आगे क्या होने वाला है और किस तरीके का प्रभाव इन सीटों पर पड़ेगा, इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अवधेश पांडे जी मौजूद हैं, जो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तमजीद अहमद साहब, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। और मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में भागीदारी करेंगे। और अशोक यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अवधेश पांडे जी, पूरी मेहनत के साथ आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर पहला चरण होना है, अपने प्रचार को पूरे दमखम के साथ आप लोग वहां पर कर रहे हैं। क्या उम्मीद की जाए, जिस तरीके की ताकत आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झोंक रखी है, क्या माना जाए कि लड़ाई कहीं टफ नजर आती है? क्या इंडिया गठबंधन की वजह से इस तरीके की रैलियां, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा ध्यान ही भारतीय जनता पार्टी उसके तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर केंद्रित कर दिया। अवधेश जी। देखिए मानस जी, हम पूरे देश में एक बेहतर प्लान के साथ प्रचार मैदान में उतरे हैं, जहां एक तरफ दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है, और उसके साथ ही हमारा जो जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका संगठन है। दोनों एक साथ प्रचार में उतरे हैं, और ये काम हम लगातार 5 साल करते हैं। महीने भर में 30 दिन करते हैं, तो हर हफ्ते के 7 दिन करते हैं, और 24 घंटे करते हैं। इस काम को में तो करने के लिए हमको कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। हम ऐसे राजनीतिक दल नहीं है जो गर्मियों में छुट्टी मनाने जिनके नेता विदेश चले जाएं, जो 5 साल एयर कंडीशन में रहे निकले ही ना उससे। आप देखते होंगे तो यही पार्टी जितना डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी का, जो लगातार काम करने वाला राजनीतिक दल है, और उसके नेता लगातार सेवा के माध्यम से हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। आप देख रहे होंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो और चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, चुनाव चूंकि 7 चरणों में है, तो चरणबद्ध ढंग से भारतीय जनता पार्टी अच्छी प्लान के साथ प्रचार में जा रही है, और एक सकारात्मक वातावरण के साथ, सकारात्मक मुद्दों के साथ और अपनी उपलब्धियों के साथ हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। हमारे पास उपलब्धियों का एक भंडार है। हमने 10 साल जो पूरे देश की सेवा की है, सुशासन दिया है, राष्ट्रीय स्वाभिमान देश का बढ़ाया है, और खास करके जो गरीब कल्याण की नीतियां हैं, जिनमें हमको 100 में 100% अंक मिले हैं। जनता को हमने रसोई गैस भी दी है, ग्रामीणों को हमने किसान सम्मान निधि का लाभ दिया है, हमने गरीबों को फ्री में राशन दिया है, हमने स्वास्थ्य चिंताओं पर विराम लग गया है, इसके लिए हमने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड लोगों को दिया है। भारी संख्या में गरीबों को हमने आवास दिया है, और आजादी के बाद अब तक देश में गरीबों के पास शौचालय नहीं थे, शौचालय की व्यवस्था हमने की है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में भी हमने एक बहुत बड़ा अभियान लेकर के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम किया है।
और इसके साथ ही जब उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार में जिस प्रकार से कानून का राज स्थापित हुआ है, जिस प्रकार से बिजली की आपूर्ति लगातार हो रही है। अभी आप पीछे देखें, जब दूसरे दलों का शासन था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो किस प्रकार से सभी जिलों में दंगे होते थे, सभी जिलों में बिजली नहीं रहती थी, केवल 2-4 जिलों में बिजली रहती थी। किस प्रकार से बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो गया था, शाम के बाद रोड लोग निकलते नहीं थे, एक तरह से भय का वातावरण था। किस प्रकार से एक ही परिवार को बढ़ाने की बात होती थी, एक ही किसी जात को बढ़ाने की बात होती थी, पुलिस की भर्ती में घोटाला होता था, आयोग में भी घोटाले होते थे, चारों तरफ अराजकता थी, जंगल राज था। और इसी से निजात पाने के लिए उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उत्तर प्रदेश में योगी जी को अपना मुख्यमंत्री बनाया। और इसी तरह से कांग्रेस का जो 10 सालों का घोटालों का युग था, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की जो राजनीति थी, उससे निजात देने के लिए पूरे देश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया। तो जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो मोदी जी और योगी जी दोनों लोगों ने मिलकर के जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, उसने जो गरीब कल्याण के काम किए हैं, उसके आधार पर हम प्रचार में जा रहे हैं और हमको रिस्पांस भी मिल रहा है। और जनता खुद कह रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार। और जहां तक दूसरे दलों की बात है तो कौन सा मुंह लेकर के वो प्रचार में जाएंगे। अभी तो उनके टिकट काटे जा रहे हैं, टिकट बदले जा रहे हैं। लोग देखते हैं, जब आसन हार देख रहे हैं तो लोग सोच रहे हैं कि हम ना हारे, कोई छोटा सा कार्यकर्ता लड़ा दे, उसके जिम्मे हार का ठीकरा मर दे। और दूसरी बात ये होती है कि अभी तो ये लोग एक भ्रष्टाचारी बचाओ रैली इन लोगों ने किया है कि सब भ्रष्टाचारी एक जगह हो जाए, सब चोर एक जगह हो जाए, जोर जोर से बोलने लगे, किसी चीज को छिपाने लगे, तो उसी चीजों में ये लोग मस्त हैं। और दूसरा एक इनके यहाँ जब किसी भी परिवार में जब कोई तंगी होती है, इस तरह का माहौल होता है कि कला हो जाती है, तो उस कला जी से भी जूझ रही है समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। इसलिए अभी वो प्रचार में नहीं आ रहे हैं और एक औपचारिकता ही करेंगे, तब तक चुनाव बीत जाएगा, बहुत कुछ निकल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। 400 पार का नारा जो हमारा संकल्प है वो हकीकत में तब्दील हो जाएगा और बाकी लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे। और इनका पुराना अभ्यास भी है, इन लोगों ने गठबंधन किया भी है, गठबंधन का क्या नतीजा रहा है, फिर बाद में इन लोगों ने किस तरह से एक दूसरे पर आरोप मढ़ा है, वो सब आप लोग जानते हैं। इसलिए हम ग्राउंड जीरो पर भी जा रहे हैं, हम बूथ का ठीक प्रकार से प्रबंधन भी कर रहे हैं। हमारे बूथ पर मतदाता सूची के एक एक पन्ने के पन्ना प्रमुख अपना पन्ना लेकर के बूथों पर मुस्तैद हैं और इंतजार कर रहे हैं तारीख का। 100% वो मतदान करेंगे और मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो इस प्रकार का संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर गई है। चलिए तमजीद अहमद साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, कोई बाकी नहीं बचा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आज जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद है, रामपुर में खासतौर से कह रहे हैं कि वहां पर जो उम्मीदवार हैं वो लोधी नहीं, वो मोदी हैं, ये वहां पर उन्होंने कहा। यानी रामपुर में पूरी ताकत लगा रखी है। और एक और बात जेपी नड्डा ने कही कि मोदी जी ज्ञान के रास्ते पर चल रहे हैं और ज्ञान ही जितवाएगा। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ये चार जो अलग अलग वर्ग हैं, ये चारों भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और इसीलिए चुनाव प्रचार करने की हिम्मत नहीं पड़ रही आप लोगों की वहां पे। माला जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो देखिए, जिस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है, अब इनके लिए चुनाव प्रचार, भले इनके लिए एक इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है इस वक्त, माला जी आप देख रहे होंगे कि आज चुनाव मुश्किल से मुश्किल पहले चरण का 1 हफ्ते रह गया है वोटिंग होने में। भारतीय जनता पार्टी एक घोषणा पत्र नहीं दे पा रही जनता के बीच में। कब तक खोखले वादे और खोखले नारों के जरिए राजनीति करेगी, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप समझिए कि एक दल जो पिछले 10 साल से शासन कर रहा है और पूरा आप खुद बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरा का पूरा मुख्यमंत्री, जितने राज्य के मंत्री, ये पता नहीं कौन कौन उतर गया है प्रचार के अंदर, लेकिन एक पन्ने का पत्र ये जनता के पास ले जाके नहीं बता पा रहे कि हम आपके लिए करेंगे क्या। जो चुनाव होता है ना माना जी, ये खोखले वादों के लिए चुनाव नहीं होता है। ये चुनाव एक होता है कि किस तरीके का घोषणा पत्र कौन सी पार्टी लेके आ रही है, उस पर जनता फैसला करती है। कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र अगर आपने देखा होगा 48 पन्नों का, कि कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसके लिए उसमें स्थान न दिया गया।
और भारतीय जनता पार्टी, आप समझिए कि चुनाव को कितना सीरियसली ले रहे हैं। इनको भी पता है कि इनका 400 पार का जो नारा है वो खोखला है, उसमें कोई दम नहीं है, वो बेदम नारा है। इनको भी पता है कि ये सरकार में नहीं आने जा रहे हैं। इसी वजह से अब जाके इन्होंने एक कमेटी बनाने की अनुशंसा की है कि हम कमेटी बना रहे हैं कि घोषणा पत्र ये जारी करेगी। अब बताइए, चुनाव होने वाला है, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की अब नींद टूटी है कि घोषणा पत्र भी कोई चीज होती है चुनाव के अंदर। आप प्रचार कर रहे हैं, वहां प्रचार कर रहे हैं, तो आपको जाके बताना पड़ेगा कि आपने पिछले 10 साल में किया क्या है। वो बताने की स्थिति में नहीं है। आप क्या बताएंगे कि युवाओं के लिए हमने क्या किया? जब आप बताएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि जब देश का युवा रोजगार मांग रहा था तो उनको लखनऊ की सड़कों पर लाठियों से पीटा जा रहा था। जब ये बताएंगे कि देश की महिलाएं, देश की खिलाड़ी जब अपने लिए न्याय मांग रही थी तो जंतर मंतर पर उनको लाठियों से पीटा जा रहा था। ये बताएंगे कि जब देश की महिलाएं जिनके खिलाफ अत्याचार हो रहा था, जिसके खिलाफ रेप हो रहा था, हाथरस जैसी बेटियों को हो रहा, तो ये हाथरस जैसी कहानियां इनको बतानी पड़ेगी देश की जनता को। इनको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आरओ की परीक्षा लीक हुई, उनके खिलाफ जब सड़क पे लड़के आंदोलन पूछते तो उनको लाठियों से पीटा गया था। तो ये सब चीजों का जवाब देना पड़ेगा। इनको बताना पड़ेगा कि जब किसान अपने मुद्दों को लेकर दिल्ली जा रहा था तो उन्होंने उनके मार्ग में कीलियां ठोक दी है। ये जवाब इनको देना पड़ेगा 10 साल में जिन्होंने कुशासन किया है, जो तानाशाही व्यवस्था कायम की है, कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदे में धंधा किया है, जिस तरीके से हफ्ता वसूली की है, ये बताना पड़ेगा। ये बताने से बचना पड़ जाए, इस वजह से आज ये घोषणा पत्र देने की स्थिति में नहीं है। तो मानस जी, आप भी इतने टाइम से चुनाव कवर कर रहे हैं, आप भी इतने अनुभवी पत्रकार है मानस जी, आपने कोई ऐसा चुनाव देखा है कि जिसमें सत्ता पत्र बिना घोषणा पत्र के चुनाव में उतर जाए? आप बता दीजिए मानस जी, कोई ऐसा चुनाव आपने देखा हो कि बिना घोषणा पत्र के चुनाव लड़ रहे हैं? क्या करेंगे बताना ही नहीं है, क्या किया है वो बताना ही नहीं है, सिर्फ थोथले वादे और थोथले नारों के जरिए चुनाव पे पहुंच गए। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है मानस जी, ये चुनाव प्रचार आप जो कर रहे हैं, आपको ना कोई विजन है, ना कोई मिशन है इस देश के लिए, आपका ना कोई तर्कसंगत कोई ऐसा विजन भी नहीं है इस देश के लिए जो आप देश की जनता को दे सकें। देश की जनता आपको नकारने जा रही है। आप सिर्फ थोथले नारे 400 पार का आप जाके घंटा बजाइए। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने जा रही है, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। मनीष अग्रवाल जी, करारी हार का डर है तमजीद भाई के मुताबिक? घोषणा पत्र पे भी बात रखिएगा भाई, आप भी बताइए, कोई ऐसा चुनाव आपने देखा है मनीष भाई जो बिना घोषणा पत्र के लड़ा गया हो? आप भी बहुत अनुभवी पत्रकार रहे हैं। मनीष अग्रवाल जी, आपसे सवाल है। मानस जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी। तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, मैं समझ नहीं पा रहा था। आप लोग ने जो प्रवक्ताओं ने बात करी, लेकिन अगर आपको आवाज मिल रही है तो मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जो है घोषणा पत्र पे जोर दे रहे हैं। जिन्होंने 55 साल करा, आज भी उन्हें घोषणाएं लेके जनता के बीच में जाना पड़ रहा है। बीजेपी ने 10 साल 15 साल शासन करा। दोनों लोगों को घोषणा पत्र का इंतजार है, पब्लिक को आज भी इंतजार है कि कहाँ से हमें बिजली मिलेगी, कहाँ से पानी मिलेगा, कहाँ से भोजन मिलेगा। तो अगर देश 75 मनीष अग्रवाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है नेटवर्क का इशू है। अवधेश पांडे जी, आप जवाब दीजिए। देखिए, वही हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, बहुत लंबे चौड़ी बात बता रहे थे। इस देश में इनका शासन था और किस प्रकार से पाताल से लेकर के और आसमान तक घोटाले किए इन लोगों ने, और इन लोगों को किसी नाते जनता ने नकार दिया। उत्तर प्रदेश में ये समाजवादी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उसके पिछलग्गू बने हुए हैं और इनकी स्थिति इतनी खराब है। ये रायबरेली के अंदर, अमेठी के अंदर, जो कांग्रेस की एक जमाने में पैतृक सीट हुआ करती थी, वहां भी ये प्रत्याशी देने की हैसियत में नहीं है। इनके कोई दामाद कांग्रेस पार्टी के दामाद बोलते हैं कि हम लड़ेंगे, कोई कहता है कि हम लड़ेंगे। इनकी ये हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। इनके ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है, इनका संगठन समाप्त है और इनके नेता एक एक सीट पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। यहाँ तक कि सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी और राहुल जी भी अपनी सीट पर लड़ने की स्थिति में नहीं है। हमने 10 साल काम करके दिखाया है, हम कोई घोषणा नहीं करते। और घोषणा पर कौन विश्वास करता है कांग्रेस पार्टी के? इन्होंने राजस्थान में क्या घोषणा की, इन्होंने मध्य प्रदेश में क्या घोषणा की, और इनके घोषणा को देख कौन रहा है? जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी खो चुकी है। इनके घोषणा पत्र, इनके
जो नेता हैं उन्हीं के अलमारियों में कैद रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है कि हम गरीबों की सेवा करेंगे, वो गरीबों की सेवा करके भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम 4 ऐसे वर्ग हैं, वो गरीब है, वो युवा है, वो महिलाएं हैं और किसान हैं। चारों लोगों के लिए इन्होंने काम करके दिखाया है। गरीबों के लिए हमने काम किया। किसने दिया? कौन नहीं जानता कि किसान सम्मान निधि किसने दिया? कौन नहीं जानता कि कांग्रेस इतने दिनों तक शासन की लेकिन लोगों को गैस सिलेंडर नहीं दे पाती थी? इनके नेता जब एमपी होते तो ब्लैक करते थे गैस सिलेंडर। कौन नहीं इस बात को जानता कि शौचालय तक ये नहीं दे पाए गांव में, गरीब लोगों के घर में इज्जत घर के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इसको देने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक एक जनपद के अंदर 50-50 हजार आवास बना करके देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। तो ये काम गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। और जो पार्टी काम करती है उसी पार्टी के विजन पर, उसी पार्टी के मिशन पर लोगों को भरोसा है। आज जब महिलाओं की बात हो रही है तो महिलाओं का हम शक्ति बंधन कर रहे हैं और उनको आरक्षण की भी सुविधा देने वाले हैं। और कांग्रेस क्या करती है? वो तो शक्ति के अपमान की बात करती है। कल से नवरात्र प्रारंभ होने वाला है, पूरा देश शक्ति की उपासना में जाएगा और इनके नेता जो हैं वो शक्ति को समाप्त करने की बात करते हैं, शक्ति को नष्ट करने की बात करते हैं। तो मातृ स्वरूपा जो देवियां हैं ये कांग्रेस को समाप्त करेंगी। कल से वो नवरात्र का पर्व भी आने वाला है। हमने महिलाओं को मालिक बना दिया, आवास का मालिक बना दिया, हमने सभी योजनाओं के लाभार्थी को महिलाओं को बनाया। युवाओं के क्षेत्र में हम स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, हम लोगों को नौकरी देते हैं। तो अब वो झोला लेकर के कोई घूस नहीं मांगने निकलता। सभी प्रतिभाशाली लोगों को इस सरकार में नौकरी मिल रही है और बिना एक पैसे घूस के नौकरी मिल रही है। समाजवादी पार्टी का शासन था, नौकरियां निकलती थी, किस प्रकार से आयोग में भ्रष्टाचार हुआ। मानस जी आप जानते होंगे कि एसडीएम की लिस्ट जो निकली थी उत्तर प्रदेश के अंदर, किस प्रकार से पुलिस भर्ती का घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। सारे लोग इस बात को जानते हैं किस प्रकार से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गुंडा इनकी जो योजना थी। हमारी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना है, इनकी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गुंडा देने की योजना थी। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की घोषणा किसने की? 16 आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की घोषणा समाजवादी पार्टी ने की थी। और जो बनारस में और फैजाबाद और लखनऊ की बम विस्फोट में, कचहरियों के बम विस्फोट में शामिल थे, ऐसे खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का इन्होंने काम किया। अब ये बड़े कांग्रेस की घोषणा करने की बात कर रहे हैं। अरे आपकी घोषणा देखने वाला कौन है? रद्दी की टोकरी में लोग फाड़ के फेंक देंगे आपका घोषणा पत्र। वही झूठ का पुलिंदा कोई नहीं देखता। जब आपके ऊपर भरोसा नहीं लोगों का, आपने जनता का विश्वास खो दिया। आप तो सरकार में थे, आपने तो पाक अधिकृत कश्मीर को देने जा रहे थे। आप तो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। आपका यहाँ आतंकवादी हमला होता था तो सफेद रंग का झंडे दिखाते थे आप कि हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। अब नया भारत है, अब नया भारत है और दूसरे देश में जाकर घूस करके मारता है। अब नया भारत है। अब कहिए ना सोनिया गांधी जी से, कहिए ना राहुल गांधी जी से, पर्ची दिखला दीजिए, कुछ रखे होंगे देश के लिए क्या करेंगे? जीरो मिल जाएंगे फिर भी एक नहीं होंगे। 80 एयर कंडीशन रूम में बैठे रहिए, ऑप्शन करिए। आप लोगों के लिए यही है कांग्रेसियों के लिए। अरे अपनी पार्टी बचा लीजिए। कहीं कोई झूठ बोलिए, कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं। अरे एक कांग्रेस बचाओ यात्रा कर ले, आपके नेता एक कांग्रेस बचाओ यात्रा कर ले, अपनी पार्टी को किसी तरह से संभाल ले। रोज लोग आपके पार्टी के लोग छोड़ करके जा रहे हैं। जो जनता के बीच में रहते हैं वो जानते हैं कि आपकी क्या स्थिति है। जा रहे हैं, लोगों का हमदर्द बनेगा, वोट देंगे। और आप जनता की गनीमत दीजिए, क्या सलाखों में बिठाया है। चंदा के बदले धंधा देंगे, यही करेंगे। ये पहले कैसे पैसे देते थे आप? यही बता दीजिए कि चंदा के बदले धंधा देंगे। चंदा के पैसा लिए वापस कर दीजिए। अब जनता समझ चुकी है। अरे गाँव जाएंगे खरीदेंगे आपको लोग, यही नारा दीजिए। चंदा के बदले धंधा देंगे, ये नारा दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर नारा यही है, समाजवादी पार्टी के पीछे के अंदर उत्तर प्रदेश में पिछलग्गू की भूमिका आपकी है।
उत्तर प्रदेश में आपका कोई नेता नहीं है, चंदे में है आपकी भूमिका, तो चंदे में अग्रणी भूमिका है, चंदा खाने में आपकी भूमिका बड़ी है। आपने तो चंदा उनसे भी खा लिया जब कोविड काल में, जब इमाम मचा रहा था तो आप उनसे भी चंदा खा रहे थे, तो आपकी अग्रणी भूमिका चंदा खाने में और धंधा देने में। चंदा खाएंगे, धंधा देंगे, एयर कंडीशन रूम में बैठे रहे लोग, जनता फैसला कर चुकी है, जनता फैसला कर चुकी है, जनता फैसला कर चुकी है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है, वो मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। आप मनीष जी आपकी बात बीच में कट गई थी, आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। चंदा लेंगे धंधा देंगे, यही नारा अच्छा है, आपके ऊपर सूट करेगा। चंदा लेंगे धंधा देंगे, धंधा देंगे। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार सबसे पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट अदानी जी का आया था, तो हमें अदानी अंबानी जैसे लोगों को इन चीजों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टियां उन लोग से जुड़ी हैं। किसी को ज्यादा चंदा मिला है, किसी को कम चंदा मिला है, चंदा सबको मिला है और किसी ने आज तक वापस नहीं करा है ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि मुझे इस चंदे की जरूरत नहीं है, मैं इसके बिना सरवाइव कर लूंगा। तो हमें बड़े औद्योगिक घरानों को डिबेट के डिस्कशन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो देश का ही नहीं पूरी दुनिया में भारत का प्रतिबिंब है। आज वो देश के ही उद्योगपति नहीं है, पूरी दुनिया के उद्योगपति है। आज इस संदर्भ में मैं एक सुबह की इकोनॉमिक टाइम्स की खबर को ऐड करना चाहता हूँ कि एप्पल कंपनी ने यह डिसाइड करा है कि भारत में वो 50,000 महिला कर्मचारियों के लिए आवास बनाएंगी और उन्हें गिफ्ट के रूप में देंगी, जिससे कि उनको नौकरी करने आने जाने में सुगमता महसूस। तो आज दुनिया की कंपनियां महिलाओं के बारे में और इस तरीके की चीजों के बारे में सोच रही हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार आए चाहे बीजेपी की सरकार आए। हम 5वां और तीसरा सबसे बड़ा देश आर्थिक रूप से बनेंगे ही। इन सरकारों के बदलने से क्या देश की प्रोग्रेस रुक जाएगी? तो हमें इन पूंजीपतियों को या औद्योगिक घरानों को इसमें नहीं लाना चाहिए। हाँ, अब अगर हम प्रचार की बात पे आते हैं तो आप ये कहते हो अगर घोषणा पत्र से प्रचार होगा तो ठीक है, ये भी एक अध्याय में आपने घोषणा पत्र निकाला है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं विपक्ष में होता या विपक्ष की ये जिम्मेदारी होती कि उनके पास 5 साल है जनता के पास जाने के लिए, आप कैंडिडेट डिसाइड कर लेना। कैंडिडेट वैसे भी कहाँ मैटर करता है, क्योंकि रैली तो माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी को ही करनी है। यही समस्या है विपक्ष के पास कि उनके पास नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के नेता नहीं है जो पब्लिक से जाके कनेक्ट कर सके। आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं महाराष्ट्र, आपकी जी आवाज में प्रॉब्लम है आपकी, मनीष अग्रवाल जी आवाज नहीं आ रही। मनीष अग्रवाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका ऑडियो ठीक करवाते उसके बाद फिर से आते हैं आपके पास। तमजीद अहमद साहब, जेपी नड्डा ने कहा कि रामपुर पहले चाकू के लिए मशहूर था, हिंसा का प्रतीक था, अब वो वायलिन के लिए मशहूर है, यानी संगीत प्रेम है। वहां पे दंगों का जिक्र हर बार हर जनसभा में होता है कि उत्तर प्रदेश पहले दंगों के लिए जाना जाता था, अब दंगे नहीं होते, अब सांप्रदायिक संघर्ष नहीं होते उत्तर प्रदेश में, अमन चैन कायम है। और खास तौर से टारगेट किया इशारों में कि रामपुर में कैसे सांप्रदायिकता फैलाई जाती थी, कैसे सांप्रदायिकता भड़काई जाती थी और कैसे कुछ लोग इसका फायदा उठा करके जीत के आते थे। लेकिन अब हालात रामपुर के बदल चुके हैं। क्या हालात बदल चुके हैं मानस जी? गरीबों को खाना नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है उससे रामपुर भी अछूता है क्या? कोई छुपा सकता है इस चीज को कि बेरोजगारी की स्थिति देश के अंदर क्या है? आप कुछ भी बोलते रहिए, सांप्रदायिकता फैलाने वाले हैं कौन? भारतीय जनता पार्टी के लोग। और सांप्रदायिकता फैलाता कौन है? जिन्होंने तो जिस देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, अभी आपने देखा होगा कि बेंगलोर के अंदर केवल तुष्टीकरण, केवल परिवारवाद, मनमोहन सिंह चंदा में लगाएंगे, कहीं चंदा जाके ले, आप चंदा लीजिए भाई जाके कहीं पे। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देश पर अगर संसाधनों पर किसी का हक है तो केवल अल्पसंख्यकों का है। उनकी चुनी हुई सरकार में कैबिनेट का जो फैसला था उसको राहुल जी के फाड़ के फेंक देते हैं। ये तो जमीन को जानते नहीं, जमीन को जानते नहीं, दूसरे से ज्वाइन कर लेंगे। जमीन को जानते नहीं, जमीन को जानते नहीं, चंदा वापस कर दीजिए भाई साहब, ये तो चंदा वापस कर दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं इकट्ठा कीजिए,
चंदा सबका साथ सबका विकास का समय है, चंदा लेके धंधा दीजिए, सबका विकास का समय है, जाके आपका वसूली करवाइए, के जरिए आपने वसूली करवाइए जाके। एनीवे आप 0 पर रहेंगे, 0 बटा सन्नाटा। मानस जी जिस तरीके की लूट रहेगा, जिस तरीके का इस देश के अंदर भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रहे हैं, भ्रष्टाचार में सारे मंत्री सारे मुख्यमंत्री नहीं है, तो देश की जनता राजनीति में उनका कोई वजूद नहीं है। आप देख लीजिए कहीं लड़ नहीं पा रहे हैं, ये पूरा चुनाव हो नहीं पा रहे हैं। इस तरीके से पूरा चुनाव उन्होंने हाईजैक करने का प्रयास किया, 400 पार 400 पार 400 पार। इस समय देश की जनता 100 सीट भी दे दे तो ये भी बड़ी बात होगी इस बात देश के अंदर। चंदा दो धंधा लो के नाम पे हफ्ता वसूली की है इस देश के अंदर, इस देश की जनता माफ करने वाली नहीं है। इस देश के अंदर जिस तरीके की इन्होंने बेरोजगारी फैलाई है, जिस तरीके से युवाओं को इन्होंने लाठियों से मारा है, जिस तरीके से महिलाओं को इन्होंने प्रताड़ित किया है, लाठियों से मारा, जिस तरीके से किसानों के लिए इन्होंने कील ठोक दी है, जिस तरीके से इनकी स्थिति ये है कि अपने लोगों को टिकट तक नहीं दे पा रहे हैं। इनको टिकट देने के लिए भी कांग्रेस के नेताओं को इम्पोर्ट करके ले जाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो मान चुका है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो मान चुका है कि गोडसे स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग अब इस पार्टी में चल नहीं पाएंगे। इस पार्टी में चलेंगे भले कांग्रेस के आएंगे, लेकिन नेहरू स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग ही चल पाएंगे इस पार्टी के अंदर भी। गोडसे स्कूल ऑफ थॉट्स के लोगों को इतने मजबूत मानस जी इतने मजबूत है, चुनाव लड़वाने के लिए भी कांग्रेस के लोग चाहिए, समाजवादी पार्टी के लोग चाहिए, अपने लोगों को चुनाव। आपकी स्थिति तो यह भी नहीं है कि गोडसे के लोगों को चुनाव आप लड़वा दीजिए। गोडसे स्कूल ऑफ थॉट को पूरी तरीके से गोडसे स्कूल ऑफ थॉट की ये हालत है कि अगर कोई भी इंडिया गठबंधन दल बता के चला जाए कि मैं फला ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा हूं और इस फला पार्टी का इंडिया गठबंधन दल में रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको पार्टी ज्वाइन कराने चला आएगा। ये स्थिति हमारे सुनिए मानस जी, अगर आगे हमारी पार्टी का बूथ अध्यक्ष सिर्फ ये बता के चला है कि मैं कांग्रेस पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूँ। जेपी नड्डा उसी बात करते हैं, आपके तो ब्लॉक अध्यक्ष ही नहीं, बूथ अध्यक्ष कहाँ से लाएंगे? हमारा बूथ अध्यक्ष चला जाएगा, हमारे आपको जेपी नड्डा उतर के आता है खुद ज्वाइन कराने के लिए। स्थिति ये हो रखी भारतीय जनता पार्टी की। अविश्वास की जो गहरी खाई है इनकी पार्टी के अंदर बुरी तरीके से फैल चुकी है। इन्होंने अपने लोगों को टिकट देना बंद कर दिया है, सिर्फ लोगों को इम्पोर्ट करा के डरा के धमका के ला के उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। इतनी हैसियत होती है इनकी, अपने लोगों को चुनाव लड़ा रहे होते हैं। अपना घर बताइए, जमीन चली गई है। अवधेश जी बीते कुछ समय में करीब एक डाटा है 80,000 से ज्यादा लोगों को आप दूसरे दलों से ला करके अपनी पार्टी में आप शामिल करवा चुके। 80,000 से ज्यादा, जिसमें तमाम बड़े नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता। ये डाटा आपका हमारा नहीं है। जो लोग मोदी जी की नीतियों से खुश होकर के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं, उन सारे लोगों का स्वागत है और सारे लोग आ रहे हैं। एक दूसरे का तेल है कि तुम्हारे पैर के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी है कि नहीं, कांग्रेस के नीचे जमीन चली गई है, उनके पास कोई रही रहना ही नहीं चाहता है। आज उनके पास विधायकों की क्या संख्या है, आज उनके पास एमपी की क्या संख्या है, जिलों में उनके ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, कौन हो जाना चाहेगा? कोई नहीं जाना चाहता है। हमारे नेताओं इन्होंने क्या किया, देश को घोटाले देने का इन्होंने काम किया, अपने परिवार को करने का इन्होंने काम किया। आप दोनों की बात तफसील से आ गई है। मनीष अग्रवाल जी से कमेंट ले लेते हैं। मनीष जी, ये बात ज्यादा लोगों को बीजेपी ने चुनाव के ठीक वक्त पे ज्वाइन करवा दिया, ये इतनी जरूरत क्यों पड़ी बीजेपी को? कितनी बड़ी संख्या में दूसरे दलों से लेकर के जो विपरीत विचारधारा के लोग थे, आपकी विचारधारा में उनको यकीन नहीं है, फिर भी चुनाव के वक्त 80,000 से ज्यादा लोग अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो अपने आप में बड़ी बात है। इसके दो पहलू हो सकते हैं कि एक तो लोग
केवल मध्य प्रदेश के अंदर 1,56,000 लोग भाजपा में आए हैं, केवल एक प्रदेश का आज डाटा है और वहां के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, तो ये डाटा बहुत बड़ा है। आप सोचिए जाए मैं तो साथ आने वाले समर्थकों को तो मैं गिन ही नहीं रहा हूं, मैं उनको गिन रहा हूं 80,000 लोग जो देश भर में दूसरे दलों में या तो बड़े पद पे थे या छोटे पद पे थे या कहीं ना कहीं वो पोजीशन होल्ड कर रहे थे, उसमें समर्थकों को या कार्यकर्ताओं को तो मैं गिन ही नहीं रहा हूं। ये वो डाटा है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी आ जाएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी आ जाएंगे, उसमें कोई तो इतनी बड़ी संख्या में दूसरे दलों से लाने की बधाई देता हूँ आपको पांडे जी, आपको बहुत बधाई देता हूँ मैं आपको। अरे पंत जी आ गए हैं, आप भी आ जाइए। कर दिया और नेहरू पंत जी आ गए हैं, आप भी आ जाइए, एक्सेप्ट कर लिया है, बहुत बधाई देता हूँ आपको। पंत जी आ गए, आप भी आ जाइए। साहस को दिखलाया इस देश के अंदर की घोर से थॉट्स को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और नेहरू और गांधी अंदर से आप जान रहे हैं, एक पार्षद नहीं जीत पा रहे हैं, आप एक पार्षद नहीं जीत पा रहे, अंदर से आप ये अपनी स्थिति जान रहे हैं, एक पार्षद नहीं जीत पा रहे हैं। 80,000 लोगों को आपको रिपोर्ट करना पड़ रहा है, आपकी स्थिति ये हो रखी है। आपसे बताऊं, जिस तरीके से मैं इस चुनाव को देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है उड़ीसा में इस बार सबसे बड़ा दल जो है वो भाजपा बन के आएगी। बंगाल में भी सबसे बड़ा दल भाजपा लग रही है। तमिलनाडु में डबल डिजिट में वोट शेयर आएगा। इन चीजों के बदलाव में मैं एक वीर सावरकर जी की कोटेशन बोलना चाहता हूँ कि जब हिंदुत्व जागृत होगा ना तो लोग कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। ये वीर सावरकर जी कहते थे। ऑपोजिशन की पार्टी उस करंट को अभी अंडर एस्टिमेट कर रही है कि जो मास में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं महाराष्ट्र में मिलिंद देवरा, अशोक चौहान जैसे जो नेता थे, क्या ये किसी के दबाव में चले जाएंगे या इनमें कोई ऐसा क्या परिवर्तन आ गया? ये लोग फ्यूचर को सेंस कर रहे हैं। संजय निरुपम जी तो ताजा उदाहरण है कांग्रेस में जो भी कुछ अंदर चल रहा हो, लेकिन मुझे लगता है इन लोगों को ये मास ट्रांजिशन जो है डीप थिंकिंग करके रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बदलाव आ रहा है ये लोकतंत्र में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। इलेक्शन के वक्त 2, 4, 10 नेता इधर से उधर जाते थे, ये चीजें होती थी, कोई सीट से नाखुश होता था, कोई किसी वजह से नाखुश होता था। लेकिन ये जो ट्रेंड में बदलाव आ रहा है, जैसे मैंने आज माननीय प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू उन्होंने आसाम ट्रिब्यून को दिया था, वो सुन रहा था, तो क्षेत्र वाइज जो बदलाव आ रहा है, इस क्षेत्र वाइज को विपक्षी पार्टियों को, और खासकर ये जिम्मेदारी कांग्रेस की है, क्योंकि वो देश का सबसे बड़ा विपक्ष है। आज भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कांग्रेस का कैडर नहीं है, भले ही वो एक्टिवेटेड ना हो। आज भी कांग्रेस का वोट अपनी जगह जो था वो इंपैक्ट है। हाँ, उसमें वोट ऐड नहीं हो रहा, विपक्ष में ऐड नहीं हो रहा और पक्ष में वोट बढ़ रहा है। ये एक बदलाव आ रहा है। और विपक्ष में जो वोट था मुस्लिमों का, उनकी पेटर्निटी कम्युनिटी का, जैसे यूपी में आपका यादव कम्युनिटी का, ये वोट ट्रांजिशन फेस में जा रहा है। ये वोट दूसरी पार्टी के पास जा रहा है। जैसे अभी घोषणा पत्र का जिक्र हो रहा था, आप घोषणाएं तो करते हो, लेकिन बीजेपी समकक्ष ये कह रही है कि ये बोला था, ये करा है और ये होगा। आप 55 साल के बाद अगर एक घोषणा पत्र लाते हो तो उसमें ये भी बताते हैं कि हमने 55 साल में ये फिगर अचीव करे थे और अगले 5 सालों में हम इन फिगर में ये चेंज करेंगे। क्योंकि वो तो कह रहे हैं ना कि हमने 370 बोला था, करा, हमने राम मंदिर बोला था, करा, तो करा भी साथ में होना चाहिए। सिर्फ घोषणा पत्र पब्लिक के लिए इसलिए नहीं होता कि वो उसे लिटरेचर की तरह पढ़े और वो साथ में दे। आप 2019 के घोषणा पत्र को कर दीजिए, कांग्रेस पार्टी ने कहा 72,000 रुपए, लेकिन पब्लिक ने 500 रुपए, 6,000 रुपए साल के भी अपने मत में बदलाव नहीं लाया। बड़ी चीज बैठ के समझना पड़ेगा कि क्यों इतना बदलाव अक्रॉस इंडिया आ रहा है। एक जगह का नहीं जा रहा कार्यक्रम, क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग अपने समय में बोलिएगा। बोला था, हो गया। देखिए 2 करोड़ रोजगार अगर 14 में कहे तो मैं उसका जवाब देता हूँ ना कि 19 में क्यों नहीं उसका रिजल्ट आया, 22 में यूपी के चुनाव में क्यों नहीं रिजल्ट आया, मध्य प्रदेश के चुनाव में क्यों नहीं उसका रिजल्ट आया। आप लोग सवाल करते, आप लोग सवाल के जवाब नहीं लेते, आप लोग वापस थिंक नहीं करते। आप लोग को एजेंडा दिया गया कि ये 10 लाइनें हमको बोलनी है, इसी 10 लाइनों पे वोट मांगना है। आज वो स्थिति नहीं है। आज का मतदाता ये देखता है कि कौन क्या वादा कर रहा है और क्या वापस मिल रहा है। हम लोग तो ऐसे ही समझते रहते हैं, हम लोग आप लोग को गलत पड़ता है। आपको जो आपकी बात समझाता दिखता है उसको आप भाजपा में कर देते हैं। इसी वजह से आज बड़े बड़े नेता कांग्रेस के भाजपा के होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कांग्रेस के अंदर हमारी कदर नहीं है, हम कहीं जाके अपनी मत इतने वरिष्ठ पत्रकार क्या कसीदे पढ़ते आपने भाजपा, आपको भाजपा ने इतना मजबूर कर दिया कि
इतना वरिष्ठ पत्रकार है, जनता पार्टी बैठा के समझिए इस चीज को कि आपकी स्थिति क्या करती भारतीय जनता पार्टी। खैर आपकी भी आवाज को मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। घोषणा पत्र में है कि आप लोग जो स्वतंत्र पत्रकार है किसी दबाव में ना आने पाए, ये भी हम लोग प्रयास करेंगे। कम से कम आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2024 के बाद आप हमसे सवाल पूछेंगे, आप हम तस्वीरें नहीं पढ़वाएंगे, आपसे तस्वीरें नहीं पढ़वाएंगे। आप किसी चैनल पे बैठ के हमसे सवाल कीजिएगा, हम आपसे कसीदे नहीं पढ़वाएंगे, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। चुनाव परिणाम आपसे भी और पांडे जी दोनों से गुजारिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा पत्रकारों का ख्याल रखें, क्योंकि पत्रकारों को पूछने वाला कोई वास्तव में नहीं बचा है। चलिए चर्चा को ही समाप्त करते हैं। अहमद साहब, इमरजेंसी लगाया था इन्होंने, पत्रकारों पर सेंसरशिप लागू कर दी थी। इमरजेंसी किसने लगाया था? आनंद भाई, अगर आपने देखा हो तो हमने बहुत स्पष्ट लिखा है, देश के पत्रकारों की आवाज को मजबूत की जाएगी। तो मतलब ये है कि मनीष जी को मजबूरी में आके यहाँ कसीदे नहीं पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ बैठ के वो स्वतंत्र पत्रकार हमसे सवाल करेंगे। 2024 के बाद क्या होने जा रहा है? 2024 के बाद हम अगर राजनीतिक विश्लेषक होंगे तो राजनीतिक विश्लेषक करेंगे, हमारे कामों का पढ़ने के लिए नहीं रखे जाएंगे। ये बात पार्टी विश्वास दिलाती है। रखी कि मनीष भाई को भाजपा का बचाव मनीष भाई बहुत शुक्रिया आपका, अवधेश पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मनीष अग्रवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रण अब अपने अंतिम चरण में है और ऐसे में प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। रामपुर एक ऐसी सीट जिस पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें लगी हैं। बीते उपचुनाव में कई वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर कमल खिलाया और इस बार भी पूरी ताकत रामपुर में झोंक दी है। इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं। कल फिर किसी विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।